गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम केंद्रीय बैंक क्या है और केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्य क्या हैं उस विषय पर चर्चा करेंगे। आधुनिक युग में प्रत्येक स्वतंत्र देश में केंद्रीय बैंक एक महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था है। यह अर्थव्यवस्था की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली का शीर्ष है। केंद्रीय बैंक देश के सभी बैंकों का सरताज, उनका मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक ही नहीं है, वरन वह देश की मौद्रिक और बैंकिंग प्रणाली के विकास, उसका नियमन एवं नियंत्रण करता है। प्रोफेसर रोजर्स ने लिखा है कि मानवता के इतिहास में 3 महत्वपूर्ण आविष्कार हुए हैं। उनमें एक है अग्नि, दूसरा बैंक और तीसरा है केंद्रीय बैंक। 1656 में स्वीडन के रिस्क बैंक की स्थापना से केंद्रीय बैंक की शुरुआत हुई। 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना से आदर्श बैंक की शुरुआत हुई और जो 1844 में एक आधुनिक केंद्रीय बैंक के रूप में सामने आया। भारत में 1927 में हिल्टन यंग कमीशन के सुझाव पर 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश के केंद्रीय बैंक के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। आधुनिक युग में केंद्रीय बैंक के कार्य इतने अधिक हैं कि इसकी कोई एक संक्षिप्त और सरल परिभाषा करना कठिन हो गया है। अर्थशास्त्रियों ने केंद्रीय बैंक के किसी न किसी कार्य के आधार पर इसकी अनेक परिभाषाएं दी है। प्रोफेसर वेरा स्मिथ ने लिखा है कि केंद्रीय बैंक की प्राथमिक परिभाषा के अनुसार यह एक ऐसी बैंकिंग प्रणाली है जिसमें नोट निर्गमन का पूर्ण एवं विशिष्ट एकाधिकार एक ही बैंक में निहित होता है। प्रोफेसर हाट्टर ने लिखा है कि केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता होता है। फिर शॉ ने लिखा है कि केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो अर्थव्यवस्था में साख मुद्रा पर नियंत्रण रखता है। किश और एल्किन ने बताया है उनके शब्दों में कि केंद्रीय बैंक का एक आवश्यक कार्य मुद्रा मान की स्थिरता को बनाए रखना है। इन सब अर्थशास्त्रियों की अपेक्षा एमएच डिकॉक ने का जो केंद्रीय बैंक के प्रति जो उनका मत था वो सबसे श्रेष्ठ था, क्योंकि उन्होंने जो केंद्रीय बैंक की परिभाषा दी उसमें उसके इन महत्वपूर्ण कार्य अर्थात नोट निर्गमन, साख नियंत्रण, मुद्रामान की स्थिरता, अंतिम ऋणदाता, इन सब के अलावा इसके अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की ओर भी का भी समावेश किया गया, जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। केंद्रीय बैंक जो है वो वह संस्था है, यदि हम संक्षिप्त रूप में इसकी परिभाषा दें तो, कि केंद्रीय बैंक वह संस्था है जो देश की आर्थिक प्रगति को वांछित गति और दिशा प्रदान करने हेतु देश की मौद्रिक, बैंकिंग एवं साख व्यवस्था का नियमन एवं नियंत्रण करती है। अब हम देखते हैं कि केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य क्या हैं। केंद्रीय बैंक जो है वो देश की बैंकिंग व्यवस्था का शीर्ष संस्था है जो देश की मौद्रिक एवं बैंकिंग प्रणाली को नियमित एवं नियंत्रित करता है। उसके सबसे प्रमुख कार्यों में उसका जो कार्य है वो है नोट निर्गमन का एकाधिकार। केंद्रीय बैंक को नोट निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त होता है, अर्थात इसके अतिरिक्त देश में कोई भी अन्य बैंक करेंसी नोट नहीं छाप सकता है।
एच.डी. कॉक के अनुसार कि नोट निर्गमन का विशेष अधिकार तथा केंद्रीय बैंक का उद्गम एवं विकास लगभग सभी देशों से संबद्ध रहे हैं। अर्थात 20वीं शती के वस्तुतः 20वीं शती के प्रारंभ तक तो केंद्रीय बैंक को नोट निर्गमन करने वालों बैंकों के रूप में ही जाना जाता था। अब केंद्रीय बैंक को ही नोट निर्गमन का एकाधिकार होने में इसके कुछ लाभ भी हैं और इसका औचित्य भी है कि केंद्रीय बैंक जो नोट निर्गमित करता है उससे नोटों के प्रचलन में एक रूपता रहती है और सरकार को उसके निर्गमन में होने वाली अनियमितताओं पर रोक लगा सकती है। फिर है कि जो केंद्रीय बैंक नोट छापता है तो मुद्रा प्रणाली में लोच और जनता का विश्वास बना रहता है। ये साख पर नियंत्रण सरलता से किया जा सकता है। इसके साथ ही देश की मुद्रा के आंतरिक और बाह्य मूल्य में स्थायित्व रख सकता है और साथ ही आर्थिक नियोजन से सरकार की जो घाटे की वित्त व्यवस्था है उसका भी कुशलता से ये संपादन कर सकता है। आज विश्व के लगभग सभी देशों में केंद्रीय बैंक को ही देश के केंद्रीय बैंक को ही नोट निर्गमन का एकाधिकार है। भारत में भी रिजर्व बैंक को नोट निर्गमन का एकाधिकार है और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके नोट निर्गमन विभाग द्वारा अब न्यूनतम कोष प्रणाली अर्थात जिसमें 115 करोड़ रुपए के स्वर्ण और स्वर्ण सिक्के एवं 85 करोड़ रुपए मूल्य की जो विदेशी प्रतिभूतियां हैं वो रख कर 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 के नोटों का वो निर्गमन कर रहा है। 1500 और 1000 के नोटों का जो प्रचलन है और 5000 और 10,000 के नोट भी का निर्गमन पहले होता था किंतु अब वो बंद किया जा चुका है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य है सरकारी बैंकर, राजकोषीय अभिकर्ता एवं सलाहकार के रूप में भी केंद्रीय बैंक कार्य करता है। अर्थात सरकारी बैंकर के रूप में ये केंद्रीय बैंक सरकारी विभागों और उपक्रमों के जो बैंकिंग खाते हैं उनकी देखरेख करता है। जनता से करों के रूप में आय और ऋण जुटाने हेतु केंद्रीय बैंक सरकार को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है और सरकार की ओर से धन का हस्तांतरण सुविधापूर्ण बना देता है। देश विदेश में सरकार की ओर से जो मौद्रिक सौदे किए जाते हैं सरकार द्वारा जारी किए गए समस्त ऋणों की उचित व्यवस्था करके ये हिसाब किताब को उचित ढंग से रखता है और इसके साथ ही सरकार की ओर से जारी किए गए ऋणों और उस पर ब्याज के भुगतान की व्यवस्था भी करता है। सरकारी माल एवं विदेशी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, संकट काल में असाधारण ऋण की व्यवस्था करके वह सहायता प्रदान करता है। सरकार की समस्त आय को प्राप्त करके उसके व्यय को चुकाना और उसके साथ ही साथ समय समय पर विभिन्न वित्तीय मामलों पर वो उचित परामर्श देना, बैंकिंग और मौद्रिक नीति को सफल बनाना, इन सब कार्यों में वह सरकार को सहायता प्रदान करता है। अर्थात स्पष्ट है कि जो केंद्रीय बैंक है वो सरकार की अर्थनीति के निर्धारण, संचालन में बुद्धि, श्रम और धन में वह सहायक सिद्ध होता है। भारत में आरबीआई भी इन तीनों कार्यों को सरकार के लिए बैंकर है वो जो एक अभिकर्ता या एजेंट के रूप में उत्तरदायित्व निभाता है और आरबीआई की सलाह पर भारत में बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 बनाया गया था। आरबीआई विभिन्न आर्थिक नीतियों में सलाहकार के रूप में कार्य भी करता है। इस प्रकार जो केंद्रीय बैंक है
वो सरकार का बैंकर भी है, वो एजेंट के रूप में भी काम करता है और एक सलाहकार के रूप में भी विभिन्न वित्तीय मामलों में वो उन्हें उचित परामर्श भी देता है। फिर है जितने सदस्य बैंक हैं उनका बैंकों का बैंक है और उनके नकद कोष का संरक्षक भी है। केंद्रीय बैंक देश के सब बैंकों का शीर्ष बैंक होता है। ये देश के जितने दूसरे सब बैंक हैं उनके नकद कोषों को अपने पास में संचित करके देश की जो साख मुद्रा और जो बैंकिंग प्रणाली है उसको संचालन करने वाले अंतिम कोषों को सुरक्षित रखता है। अर्थात जो प्रत्येक इसका सदस्य बैंक है, व्यापारिक बैंक है, वो अपनी जमाओं का कुछ भाग केंद्रीय बैंक के पास में उन्हें जमा कराना होता है। इसका सबसे बड़ा लाभ केंद्रीय बैंक का यह है, केंद्रीय बैंक को होता है कि केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण और जो हमारी मुद्रा और साख प्रणाली है उसमें लोच उत्पन्न कर सकता है और इसके साथ ही साथ वह उनको संकट काल में दूसरे बैंकों को उधार भी दे सकता है। केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों को समय समय पर आवश्यक मार्गदर्शन और जो व्यावसायिक सलाह है, व्यावसायिक परामर्श है, वो भी प्रदान करता है। भारत में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो देश के केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय बैंकों का मित्र, उनका मार्गदर्शक और दार्शनिक है। इसने देश के बैंकिंग विकास का एक सुदृढ़ आधार तैयार किया है। फिर आता है हमारे विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक, अर्थात ये अंतर्राष्ट्रीय कोषों का संरक्षक भी है। केंद्रीय बैंक देश के विदेशी विनिमय कोषों को भुगतान शेष के संतुलन, मुद्रा की दर को स्थिर बनाए रखने के उद्देश्य से सुरक्षित रखता है। केंद्रीय बैंक इन कोषों को अपने पास में इसलिए भी सुरक्षित रखता है ताकि भुगतान असंतुलन की स्थिति में इन कोषों के उपयोग से विनिमय दरों में भारी उच्चावचन अर्थात जो भारी उतार चढ़ाव आते हैं उनको रोक सके और इसके साथ ही साथ विनिमय दरों में सापेक्षिक स्थिरता भी रखी जा सके। फिर आता है ये जो बैंक है वो अंतिम ऋणदाता है। केंद्रीय बैंक देश के बैंकों को सामान्य परिस्थितियों में ऋण, अग्रिम, अन्य सहायता तो देता ही है, उसके साथ साथ संकटकालीन स्थितियों में या वित्तीय संकट के समय में स्वीकृत प्रतिभूतियों, हुंडियों, बिलों की पुनर्कटौती करके या उनकी एवज में ऋण प्रदान करता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में देश की केंद्रीय व्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करता है। यह केंद्रीय समाशोधन गृह का निपटारे का या हस्तांतरण का कार्य करता है। जो केंद्रीय बैंक है वो विभिन्न सदस्य बैंकों के आपसी भुगतानों का निपटारा तथा समाशोधन, उनके खातों में हस्तांतरण प्रविष्टि के द्वारा सुगमता से और कुशलता से कर सकता है, क्योंकि केंद्रीय बैंक के पास में सब बैंकों के खाते होते हैं। अर्थात उनके बैंकों के खाते में जमा और नामे की प्रविष्टियों से की एंट्री करके वो बिना नकद हस्तांतरण और बिना समय खर्च किए उनका आपस में विभिन्न सदस्य बैंकों का आपस में निपटारा हो जाता है। अर्थात इससे जो बैंकिंग समुदाय है उसको भी सुविधा है और इसके साथ साथ बैंकिंग क्रियाओं में जो मुद्रा प्रयुक्त होती है उसकी भी पर्याप्त रूप से बचत हो जाती है।
भारत में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो देश के सब अनुसूचित बैंकों के लिए समाशोधन गृह का कार्य करता है और वह अपने सदस्य बैंकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम को भेजने में सहायता करता है। अर्थात जो मुद्रा है वो प्रत्यक्ष रूप से जो संबंधित बैंक होते हैं वहाँ पर भेजने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि आरबीआई के बैंक, केंद्रीय बैंक के पास में सब बैंकों के खाते होते हैं, इसलिए वह एक बैंक की जमा को दूसरे बैंक के खाते में आसानी से जमा कर सकता है, उनके नामे और जमा की एंट्री प्रविष्टि करके। इस प्रकार वो समाशोधन गृह का कार्य करता है। फिर है जो केंद्रीय बैंक है वो साख मुद्रा का नियंत्रक भी है, अर्थात केंद्रीय बैंक देश की मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। इसके लिए वह साख ऋण को नियंत्रित करने और उसको विनियमित करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक तकनीकों का व्यापक प्रयोग करता है। विनिमय दर में स्थिरता, मूल्य में सापेक्षिक स्थायित्व तथा पूर्ण रोजगार के साथ साथ आर्थिक विकास के मार्ग को प्रशस्त करने के उद्देश्य से साख नियंत्रण के साथ साथ में राजकोषीय नीति को भी अपनाना पड़ता है। एमएच डीकॉक के अनुसार साख का नियंत्रण केंद्रीय बैंक का एक ऐसा कार्य है जिसके माध्यम से प्राय सभी कार्यों को एकीकृत किया जाता है और एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति संभव हो सकती है। अर्थात केंद्रीय बैंक मुद्रा एवं साख की मात्रा पर मौद्रिक नीति द्वारा नियंत्रण कर सकता है। साख नियंत्रण हेतु वह बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नकद कोषों में परिवर्तन, तरल कोषों में परिवर्तन, ये सारे मात्रात्मक उपाय और चयनात्मक साख नियंत्रण, साख की राशनिंग, प्रचार प्रसार, प्रत्यक्ष अनैतिक दबाव, प्रत्यक्ष कार्यवाही आदि गुणात्मक तरीकों को अपनाकर वह साख नियंत्रण करता है। एक और मुख्य कार्य है कि वह सूचनाओं एवं आंकड़ों का संकलन भी करता है। केंद्रीय बैंक आर्थिक सूचनाओं एवं आंकड़ों को इकट्ठा करता है और इन्हें समय समय पर प्रकाशित भी करता है, जिससे देश की आर्थिक प्रगति की गति का बहुत कुछ ज्ञान हो जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन ये जो आरबीआई के द्वारा या केंद्रीय बैंक के द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, इन आंकड़ों की सहायता से बहुत आसानी से कर सकते हैं। भारत में भी आरबीआई का एक आर्थिक और सांख्यिकी विभाग जो है वो इसका संचालन करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन, वार्षिक प्रतिवेदन, इनमें वह आंकड़ों और सूचनाओं का प्रकाशन करता है और इसके साथ ही सरकार के आदेश पर भी जो रिजर्व बैंक है वो विभिन्न विभागीय जांच समितियों की स्थापना करके सर्वेक्षण का कार्य भी करता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंकों के जो कार्य हैं उससे ये जो इसके मुख्य जो कार्य हैं वो एक तो सरकार का आर्थिक अभिकर्ता का कार्य करता है, नोट निर्गमन का कार्य करके जो अर्थव्यवस्था में चलन है, जो करेंसी है उस पर उसका नियंत्रण रहता है, क्योंकि उसके पास में जो दूसरे बैंक है उनकी भी जमाओं का एक पर्याप्त भाग रहता है। इसलिए वो जो साख की मात्रा है उस पर मुद्रा और साख की मात्रा को वो प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण कर सकता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक के ये सब महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिसमें जो महत्वपूर्ण कार्य एक और कि जो साख नियंत्रण का है, इसके बारे में हम एक अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।